तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग को। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लर्निंग को लेकर जो भी बातें कही गई हैं साइकोलॉजी के अंदर में, उसमें वेरियस अप्रोचेस क्या हैं। तो इसमें हम लोग 3 से 4 अप्रोचेस देखते हैं। एक तो हम लोग बिहेवियरिस्टिक अप्रोच देखेंगे, जिसमें कि हम लोग टेक्निकली कंडीशनिंग पढ़ेंगे। कंडीशनिंग के अंदर में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच देखेंगे कि लर्निंग को कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कैसे अप्रोच करते हैं। फिर हम लोग जेस्टॉल्ट का भी अप्रोच देखेंगे और फिर हम लोग बायोलॉजिकल अप्रोच भी देखेंगे कि साइकोलॉजी में बायोलॉजिकल अप्रोच वाले लर्निंग को कैसे देखते हैं। तो अगर हम लोग मोटा मोटी देखें, हम लोग ये ऑल्दो हम लोग इन सब के बीच का जो मेजर डिफरेंसेस है ना, वो अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जो मोटा मोटी डिफरेंस है सभी स्कूल्स के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू द लर्निंग, वो अभी देख लेते हैं कि एक ब्रॉड लेवल पे क्या डिफरेंस रहेगा। तो जब हम लोग बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लेंगे लर्निंग को लेकर, तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में लर्निंग क्या होता है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और वो तुरंत लर्निंग नहीं हो सकता है। जैसे कि जो लर्निंग होता है वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल के हिसाब से, चाहे आप क्लासिकल कंडीशनिंग ले लीजिए चाहे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग ले लीजिए, इन दोनों के हिसाब से जो लर्निंग होगी ना वो बहुत स्लो होगी। एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा कि इनके हिसाब से जो लर्निंग होती है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स होते हैं। तो बिहेवियरिस्टिक स्कूल जो है ना, जब आप वो लर्निंग का अप्रोच लेंगे तो इनकी एक तो अप्रोच ये रही कि बहुत स्टेप बाय स्टेप होगा और कॉम्प्लेक्स लर्निंग को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और फिर क्विक लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच देखेंगे हम लोग लर्निंग को, तो ये लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्यों लर्निंग क्विक प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी हो सकती है। तो ये मेजर डिफरेंस है लर्निंग को लेकर बिटवीन द बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फिर अगर हम लोग बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी और जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का अप्रोच जो लर्निंग की तरफ रहा है, वो भी अगर उसका डिफरेंस देखें, तो सिंस हमने बात करते हैं कि बिहेवियरिस्ट जो है वो लर्निंग को एक स्टेप बाय स्टेप या फिर ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह दिखाता है, यानी कि इनके हिसाब से लर्निंग स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब जेस्टॉल्ट अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे तो जेस्टॉल्ट अप्रोच कहता है कि लर्निंग कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, रैदर एक क्विक प्रोसेस है। कहने का मतलब कि या तो आपने लर्न नहीं करा है या तो आपने लर्न करा है, बीच में कोई प्रोसेस नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है, वो तुरंत होता है फटाक से, जिसको हम लोग आहा मोमेंट बोलते हैं। ये हम लोग इनसाइट लर्निंग के अंदर में पढ़ेंगे जो कोलर ने दिया था, ठीक है। लेकिन अगर एक और जो जेस्टॉल्ट अप्रोच जो लर्निंग को लेती है, वो कहती है कि लर्निंग जो है वो लर्निंग अगर हम लोग सोर्स ऑफ मोटिवेशन देखें, तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये होता है कि उसको प्रग्नांस चाहिए। प्रग्नांस मतलब बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसलिए वो कोई भी किसी भी प्रोसेस जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व है वो होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल अप्रोच में लर्निंग को इस हिसाब से देखा जाएगा कि वो जो लर्निंग है वो उसका ये जो लर्निंग प्रोसेस है, जो ये लर्निंग कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसका बायोलॉजिकल रूट क्या है, वो इस हिसाब से लर्निंग को देखेगी, ठीक है। तो ये सभी स्कूल वाले जो है ना वो कहती है कि लर्निंग जो भी प्रोसेस है उसके होने का सोर्स सबके लिए अलग अलग है। जैसे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो लर्निंग का सोर्स है वो इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब इनके हिसाब से इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा है जो आपके लर्निंग के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहा है और आप उस रीइंफोर्समेंट के लिए लर्निंग कर रहे हैं। तो ये बिहेवियरिस्टिक एंगल है कि बिहेवियरिस्ट कहती है कि लर्निंग का जो मोटिवेशन है वो इन्वायरमेंट में यानी कि रीइंफोर्समेंट में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि जो मोटिवेशन है वो बंदे के अंदर ही है और साथ ही साथ बाहर भी है। बंदे के अंदर कहने का मतलब ये है कि उसका मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व है लर्निंग को लेकर, लेकिन साथ ही साथ उसको बाहर का एक रिइंफोर्समेंट भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, इसलिए वो लर्न कर रहा है। जेस्टॉल्ट के हिसाब से प्रग्नांस है। प्रग्नांस मतलब गुड फिगर और बेटर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है। ये यक्स डॉटसन का एक ग्राफ है जिसमें कि परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे ऑब्लिक लर्निंग भी कर सकते हैं कि लेवल ऑफ लर्निंग और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वर्सेस अराउजल लेवल, कि कितना लेवल ऑफ अराउजल है। तो इसमें ये होता है कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ अराउजल बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस या फिर लेवल ऑफ लर्निंग इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट से ज़्यादा अगर आपका एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है तो फिर परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगती है। ये इसके बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे, लेकिन ये ऑल्दो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बट ये इस पॉइंट का कोई लेना देना है नहीं, मतलब इस चीज़ का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अभी इसको आप
चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़ोकस करो। अब चाहे तो आप इन सब चीज़ों को जो भी हमने डिस्कस करा वो वैसे भी आप समझ जाओगे, बट हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वेरियस स्कूल्स जो लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को शुरू करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना, उसको समझने से पहले एक तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब पाठक सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ये भी डेफिनेशन दिया है, ये भी डेफिनेशन दिया, ये भी डेफिनेशन दिया, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला डेफिनेशन करो, क्योंकि इस डेफिनेशन को जब आप पहली बार पढ़ोगे, जैसे अभी मैं जब इस डेफिनेशन को पढ़ूंगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेंगे ना कि कैसे ये कंडीशनिंग होती है, तो उस प्रोसेस को रटना नहीं पड़ेगा आपको। बस एक बार आप प्रोसेस समझ लो, तुरंत ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग पेयरिंग a previously neutral stimulus with an unconditioned stimulus. As a result, the neutral stimulus acquires the capacity to elicit a response that is otherwise elicited by unconditioned stimulus. मेरे को मालूम है नहीं समझ में आया होगा, तो एक कहानी की तरह इसको समझते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है एक डॉगी, ठीक है। अब डॉगी पूंछ हिलाते हिलाते आपको देख रहा है और आपके हाथ में एक कटोरा, और कटोरे के अंदर में है थोड़ा सा खाना। तो जैसे ही डॉगी को पता चलता है कि आपके हाथ में खाना है, तो डॉगी पूंछ हिलाते हिलाते आपके पास आता है और सलाइवेट करने लगता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो खाना जो आपके हाथ में, और दूसरा डॉगी का सलाइवेशन। तो जो खाना है ना, वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जिसको देख के डॉगी जो है वो नेचुरली सलाइवेट करेगा, दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो हमारे कहानी में जो खाना देना हो गया वो हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। अब डॉगी जैसे ही उस खाने को देख रहा था तो उसको सलाइवेट कर रहा था, तो सलाइवेशन ऑफ डॉगी वो हो जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस वो सभी स्टिमुलस को कहेंगे जिसको देख के एक इंसान या फिर एक जानवर जो है वो नेचुरली एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और जो वो नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेशन जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर में हमने जो प्लेट के अंदर में हमारा खाना था वो हो गया अनकंडीशन स्टिमुलस, और डॉगी का जो सलाइवेशन हो गया वो हो गया अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग फिर जाते हैं। अब मेरे हाथ में एक होता है घंटी, मैं टन 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 बजाते हुए जा रहा था और डॉगी मेरे पास सामने आया, लेकिन डॉगी इस बार सलाइवेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं घंटी अभी भी टन 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 बजा रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो डॉगी है वो सलाइवेट नहीं कर रहा है, लेकिन कल जब मैं उसके पास खाना लेके गया था तब वो सलाइवेट कर रहा था। तो ये जो घंटी हो गई जो टन 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 बजा के मैं डॉगी के पास जा रहा हूँ, वो घंटी जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस सेम चीज़ होता है। तो वो जो घंटी है वो क्या है, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिससे डॉगी के अंदर कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि डॉगी के लिए घंटी का कोई लेना देना नहीं है। तो घंटी इन दिस एग्जाम्पल बिकम्स अ न्यूट्रल स्टिमुलस विच विल इनिशियली नॉट जनरेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द डॉगी, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो बेल है या फिर जो घंटी है उससे जो डॉगी है वो सलाइवेट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड डे जाते हैं। अब इस बार मेरे हाथ में घंटी भी है और इस बार मेरे पास खाना भी है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले घंटी बजाता हूँ और फिर कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद फिर मैं उस डॉगी के सामने खाना लेकर आ जाता हूँ। अब डॉगी जो है वो सलाइवेट करता है। अभी जो थर्ड डे वाला जो प्रोसेस था जिसमें कि मैं घंटी बजा रहा हूँ और फिर उसके कुछ सेकंड्स के बाद मैं खाना परोस रहा हूँ डॉगी को और डॉगी सलाइवेट करता है, इसको मैं लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार करता हूँ। फिर ऐसा होता है कि एक दिन मेरे दिमाग में आता है कि चलो यार आज कुछ डॉगी के साथ मजाक किया जाए। उसमें मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ मैं घंटी बजाता हूँ लेकिन फूड प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। तो मेरे को ये भी देखने को मिलता है कि मैंने तो सिर्फ घंटी बजाया था, मेरे पास कोई फूड भी नहीं था, लेकिन फिर भी डॉगी सलाइवेट कर रहा है। इसका मतलब ये है, अब जो घंटी बज गया, अब जो घंटी हो गया वो हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि घंटी, यानी कि जो हम घंटी टन 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 बजा रहे थे वो जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था अब जाके बन जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, और अब जो सलाइवेशन हो रहा है सिर्फ घंटी के बजाने से वो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब इस जो पूरा हमने टर्म समझा है, यूएस, यूआर, सीएस और सीआर, ये सारा टर्म क्लियर हो गया कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, वो स्टिमुलस जो एक एनिमल के अंदर में या फिर एक ह्यूमन के अंदर में एक नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करे, ठीक है।
और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कौन होगा? वही नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रेजेंस में होगा। न्यूट्रल स्टिमुलस वो उस स्टिमुलस को कहेंगे जो कि नेचुरली एनिमल में या ह्यूमन में कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर सकता। लेकिन जब हम लोग लेकिन कुछ देर के बाद जब हमने जो पेयरिंग करा है उसके बाद जब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। जो वो रिस्पॉन्स विच इज एलिसिटेड बाय अ कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस। सेम ही चीज होता है न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। अब जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा था मेरी खाना, घंटी और डॉगी के साथ, वही चीज़ को यहाँ पे पाठक सर समझाते हैं कि कंडीशनिंग से पहले क्या करा जा रहा है कि एक कंडीशनड स्टिमुलस है जो कि है बेल, जिसको आप न्यूट्रल स्टिमुलस भी कह सकते हो। जब आप उसको घंटी को टन 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 बजाओगे तो डॉगी कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि अभी तक कोई पेयरिंग या फिर अभी तक कोई कंडीशनिंग हुई नहीं है। लेकिन जब घंटी बजा के कुछ सेकंड्स तक आप वेट करोगे और उसके बाद जब फूड प्रोड्यूस करोगे तो वो सलाइवेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ जो सलाइवेशन प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट घंटी और उसके कुछ सेकंड्स के बाद जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बाद जो सलाइवेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट सलाइवेशन इज प्योरली बिकॉज ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस। यानी कि अभी भी पेयरिंग नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायल था, यानी कि थर्ड डे जब आप कर रहे थे। इस जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया था उस एग्जांपल के अंदर में जो थर्ड डे में हमने घंटी बजाने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करा, उसके बाद फिर खाना लाए प्रोड्यूस करे हमने डॉग को, उसके वजह से जो सलाइवेशन हुआ था उसमें घंटी का कोई रोल नहीं था अभी। लेकिन जब धीरे धीरे हफ्ता तो हफ्ता हमने सेम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा, जिसको हम लोग कहेंगे कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग के अंदर में हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि कंडीशनड स्टिमुलस को, यानी कि घंटी को हम लोग कुछ सेकंड पहले बजाते हैं, उसके बाद फिर फूड प्रोड्यूस करते हैं। फिर आफ्टर कंडीशनिंग 2 हफ्ते के बाद जो हमने देखा कि सिर्फ बेल का ही बजाने से कंडीशन जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो रहा है, उसका सलाइवेशन जनरेट हो रहा है। अब यही एक्सपेरिमेंट को जो हमने पूरा एक्सप्लेन करा है वो है पैवलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट। इतना क्लियर है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। तो अगर हम लोग मोटा मोटी क्लासिकल, अब हम लोग इस डेफिनेशन को वापस से देखते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस और प्रोसीजर इन्वॉल्विंग पेयरिंग। ठीक है, वहां पर हमने पेयरिंग देखा था किसके बीच में, हमने एग्जांपल में बेल और फूड के बीच में पेयरिंग अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। तो हमारे एग्जांपल में प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस क्या हो गया था, वो टन 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 बजने वाला घंटी विथ एन अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था हमारे कहानी के अंदर में, वो था उसका फूड। एंड एज अ रिजल्ट द न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि घंटी acquires the capacity to elicit a response, जिसको हम लोग कंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे, दैट इज सलाइवेशन, दैट इज अदरवाइज एलिसिटेड बाय द अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड। सिंपल तरीके से हम लोग ये कहें कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करा सकता था, उसको हमने एक अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड जैसे के साथ ऐसे पेयरिंग करा है, जिसके वजह से जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है यानी कि बेल, वो एक एबिलिटी एक्वायर कर लेता है जो कि खुद के सिर्फ अकेले बेल के ही प्रेजेंस में वो डॉगी से या फिर किसी भी एनिमल से या फिर किसी भी ह्यूमन से एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कि जनरली वो रिस्पॉन्स उस अनकंडीशनड स्टिमुलस से जनरेट होता था। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अब इसी क्लासिकल कंडीशनिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट आपका हो जाता है पावलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है जब वॉटसन साहब थे ना, वॉटसन साहब ने लिटिल एल्बर्ट के साथ एक फोबिया का एक्सपेरिमेंट करा था, जिसने उन्होंने वाइट रैट, उन्होंने क्या करा था, वाइट रैट जनरली क्या होता है, वो खतरनाक नहीं होता, वो देखने में इतना सुंदर सा होता है तो उसको देख के डर नहीं लगता, कोई फियर वाला रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है। लेकिन वाटसन साहब क्या करते हैं कि जैसे ही वाइट रैट लिटिल एल्बर्ट के पास पहुंचाते हैं, वो उसी के कुछ सेकंड्स के बाद एकदम लाउड, बहुत हाई पिच्ड नॉइज वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इस हाई पिच्ड नॉइज से उस बच्चे को डर लगता है। तो फियर जो बच्चे को है वो इस लाउड साउंड की वजह से है, वाइट रैट के वजह से नहीं था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट पेयरिंग होती है उसके वजह से जो वो लिटिल एल्बर्ट होता है वो वाइट रैट से ही डरने लगता है। क्योंकि लिटिल एल्बर्ट ने करा क्या कि उसने वाइट रैट को एसोसिएट कर लिया और उसको पेयर कर दिया विद दी लाउड नॉइज, और उसके वजह से ये फोबिया जनरेट हो गया उसके अंदर में। तो यानी कि जो लिटिल एल्बर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फोबिया जनरेट होता है वो वाइट रैट की वजह से जनरेट हो जाता है। और फोबियाज, तो यहाँ से ये वॉटसन साहब इस एक्सपेरिमेंट से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फोबियाज होता है ना लोगों में, वो एक लर्नड बिहेवियर, यानी कि फोबियाज नेचुरल नहीं होता। इनके आप में से कई लोग होंगे जो क्लास्ट्रोफोबिक होंगे, जो हाइड्रोफोबिक होंगे। अब आपका ये जो डर है पानी से हो गया या फिर भीड़ से हो गया, ये डर आपका नेचुरल नहीं है, ये आपने
लर्न करा, यानी कि कभी ना कभी आपके जीवन में कोई एक ऐसा इवेंट हुआ होगा या फिर कुछ इवेंट्स ऐसे लगातार हुए होंगे जिनके वजह से आपने एक नेचुरल चीज़ जिसके वजह से कोई फ़ियर जनरेट नहीं होना चाहिए था, उसको आपने एसोसिएट कर लिया, उसको आपने पेयर कर लिया किसी ऐसे चीज़ के साथ जो जनरली आपको नेचुरली फ़ियर जनरेट कराता था। इसके वजह से वो चीज़ जो जनरली फ़ियर नहीं जनरेट करता, आप उससे भी आपको डर लगने लगता है। तो फ़ोबियाज़ इसी को कहते हैं कि फ़ोबियाज़ में भी डर होता है, और जो डर होता है फ़ोबियाज़ के अंदर में वो इर्रेशनल नेचर का डर होता है। वो नेचुरल डर नहीं है फ़ोबिया। जैसे कि अगर आपको साँप दिख रहा है, तो साँप से डरना नेचुरल है। लेकिन एक एक ऐसा धागा जो रस्सी के पे ऐसे साँप की तरह लटका पड़ा है, वो उससे डरना, या फिर अ पानी से डर जाना या फिर भीड़ से डर जाना, ये नेचुरल नहीं है। ये फ़ोबियाज़ होता है क्योंकि ये इर्रेशनल नेचर का है। ठीक है? अब क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर में एक ख़ास चीज़ ये है ना कि जो डॉग सलाइवेट कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हमने डॉग को सलाइवेट करना सिखाया है। क्योंकि डॉग तो नेचुरली सलाइवेट कर ही रहा था ना। हमने बस करा क्या है कि डॉग का जो सलाइवेशन है उसको हमने पेयर कर दिया एक ऐसी चीज़ के साथ जिसके जिसके साथ डॉग कभी सलाइवेशन करता ही नहीं। ठीक है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि कोई नया बिहेवियर आप नहीं सिखाते हैं डॉग को या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी जानवर को। क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ आप एक कोई नया बिहेवियर नहीं जनरेट करा सकते। रादर जो उसके पास ऑलरेडी बिहेवियर एग्ज़िस्ट करता है, जैसे जानवर का सलाइवेट करना, जानवर का फ़ियर हो जाना, डर जाना, ये बिहेवियर्स को आप किसी ऐसे चीज़ के साथ पेयर करा देते हैं जो पहले पेयर्ड नहीं था, या फिर जिससे पहले कोई, जैसे कि फूड वाले ही एग्ज़ाम्पल में सलाइवेशन तो पहले से भी कर रहा है। तो सलाइवेशन आपने नहीं सिखाया डॉग को। सलाइवेट तो हमेशा से कर रहा था डॉग। लेकिन आपने क्या करा है कि सलाइवेशन ऑफ द डॉग को आपने पेयर कर दिया है किसके साथ? तो बेल के साथ। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम लोग लर्निंग करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग जो होता है वो बिहेवियर का नहीं होता है। रादर नए स्टिमुलस से सेम बिहेवियर जनरेट करने का होता है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखा हुआ है कि हियर रिस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन और फियर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वी आर जस्ट टाइंग दिस रिस्पॉन्स टू द कंडीशनड स्टिमुलस या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है? अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पेयरिंग हो रही है उस पेयरिंग की कितनी स्ट्रेंथ होगी वर्सेस कितना आप ट्रायल ले रहे हैं, कितनी रिपीटिशन कराई जा रही है सेम पेयरिंग की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ जो लर्निंग होगी वो भी इंक्रीज करते जाती है। लेकिन खास बात यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जब आप ट्रायल्स को बढ़ाते हैं तो फिर जो स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग है वो इंक्रीज नहीं होगी। क्योंकि एक बार डॉगी सीख जाए बेल को देख के सलाइवेट करना, और बेल को सुनते ही सलाइवेट करना, तो आप बेल बजाते रहो, वो सलाइवेट करते रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप मान लो 1000 दिन तक आप वो सेम ट्रेनिंग दे रहे हो, तो डॉग अब पहले दिन वो थोड़ा सा सलाइवेट कर रहा था और 1000वें दिन पूरा का पूरा अंदर अतड़ियाँ ही निकाल के बाहर रख दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सलाइवेट ही करेगा पहले दिन भी और आखिरी दिन भी, और सलाइवेशन का लेवल भी उतना ही रहेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो आएगा नहीं कि जितना वो सलाइवेट कर सकता है उतना ही वो सलाइवेट करेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना भूखा है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करने से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल के बाद एक प्लेट्यू हिट हो जाती है। तो ये ग्राफ उसी चीज़ को हाईलाइट करता है। ठीक है? ठीक है, अब आगे का आगे देखेंगे।